कि भाई इस बार की जो यात्रा है वो अच्छी होने वाली है या फिर कुछ और होने वाला है, क्योंकि आपने पिछले कई सालों से फैक्ट्स जुटाए हैं। फैक्ट्स के आधार पर थोड़ा तो आपको अंदाजा होगा कि इस बार की यात्रा कैसे रहने वाली 38 दिन ऐसे थे यमुनोत्री धाम में जब एक भी श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच पाए थे। 35 रोज ऐसे थे गंगोत्री धाम में जहां पर एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे। अब ऑफ कोर्स हमारी सरकार और हमारा पर्यटन विभाग लाचारी के साथ में कह सकता है कि भाई ये तो एक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक दैवीय आपदा है। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार के और नेताओं की बात करूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूं, उनका पूरा ध्येय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी पर लगता है। जब तक आप इस आंकड़ेबाजी की पर्यटन कि भाई हमने रिकॉर्ड बना दिया, तो जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, इस पर बदलाव नहीं आएगा, तब तक जो चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी। हम लोग जो है कि इतनी एक ऐसी रिपोर्ट ला पा रहे हैं, तो जो पूरी सरकार और जो पूरा सिस्टम है, इतना बड़ा जो व्यवस्था है, वो ऐसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं लाती है? कम से कम मेरे साथ जो खड़े हैं इस वक्त किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी नाम लेकर अगर मैं उनको बोलूं तो अनूप नौटियाल जी अगर मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद है, तो ये शक करना बंद कर दीजिए कि बिना किसी फैक्ट्स के और बिना किन्हीं तथ्यों के आधार पर आज हम यहाँ पे खड़े होंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका लोकार्पण में। पहला साक्षात्कार हो रहा है आपका लोकार्पण में। चारधाम यात्रा नजदीक, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी प्रेस क्लब उत्तरांचल प्रेस क्लब में। बहुत मुख्य बिंदुओं पर हम देख रहे थे कि आप जब बोल रहे थे, तो बहुत कम समय रह गया सर आपकी रिपोर्ट के बाद आने के बाद कि वाकई में सरकार कुछ कर पाएगी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। हम अपनी तरफ से खाली प्रयास कर सकते हैं। पिछले साल भी हमने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। जो सरकार के ही जो तथ्य सामने होते हैं उसी के आधार पर ये रिपोर्ट बनी है और बड़ी गंभीर बातें हैं। तो अगर मैं आपके जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनके साथ में भी अगर हम कुछ चंद उसके मुख्य बिंदु साझा करें, तो 2025 की उदाहरण के तौर पर जो चारधाम यात्रा जो थी, जहां पर 51 लाख श्रद्धालु आए, तो उसका जो पैटर्न है, ये तो हमें पता है कि शुरू में आते हैं, लेकिन कितने आते हैं। तो हमारा छोटा सा एक बड़ा सरल आकलन हमें बताता है कि पहले महीने में जो पहले 30 दिन थे उसमें 34% श्रद्धालु आए। उसके बाद में जो दूसरा महीना रहा उसमें 38 आए। और एक सरल तरीके के साथ में देखें, जो 7 महीने की यात्रा चली, तो पहले एक महीने में 1/3, दूसरे महीने में अगले 1/3 और अगले 5 महीनों में जो है अगले 1/3 श्रद्धालु। तो ये एक पैटर्न है यात्रा का। उसके अलावा उदाहरण के तौर पर जो पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो छठवां जो सप्ताह था, तो 30 हफ्ते की यात्रा चली, जो 4 जून से 10 जून तक, उसमें 11% श्रद्धालु आए। तो इस किस्म के तमाम आंकड़ों को, तो ये तो एक बात है कि कितने आए और कब आए, लेकिन उसी के साथ में एक भी श्रद्धालु हमारे धामों में नहीं पहुंच पाए थे। इसको हमने जीरो फुटफॉल डेज कहा है। आप नेचुरली बड़े जागरूक हैं, आपको स्वयं पता है कि उत्तराखंड राज्य में आपदाओं का और तमाम इन चीज़ों का चोली दामन का साथ रहता है। लेकिन मैं वापस अगर इन 86 दिनों में लौटूं, तो 38 दिन ऐसे थे यमुनोत्री धाम में जब एक भी श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच पाए थे। 35 रोज ऐसे थे गंगोत्री धाम में जहां पर एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे। इसके अलावा तो ये तो हो गए 86 रोज दिवस जहां पर कोई भी किसी धाम में नहीं पहुंच पाया। ऐसे करके ऐसे कितने दिन थे जहां पर मात्र 1 से लेकर 500, ऐसे कितने दिन थे जहां पर 501 से लेकर 1000 लोग आ पाए। तो ये भी 67 और 80 थे। तो मेरी बात का लबोलवाब इस तथ्य को लेकर के ये है, क्योंकि पिछले साल आपदाओं ने चारधाम यात्रा को बहुत बुरी तरीके के साथ में बाधित किया था। अब ऑफ कोर्स हमारी सरकार और हमारा पर्यटन विभाग लाचारी के साथ में कह सकता है कि भाई ये तो एक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक दैवीय आपदा है। लेकिन हकीकत ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस के इस दौर में, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, बच्चे को पता है, आज जो दूसरी कक्षा में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसको ये पता होगा कि जलवायु परिवर्तन का दौर है। जब आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन का दौर है, जब आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य में आपदाएं आती हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये गवर्नेंस की जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये प्लानिंग की जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो पूरी जो व्यवस्था और जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डेवलप कर रहे हैं, उसे आप किस तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सामने कई चिंताजनक उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप चारधाम ऑल वेदर को ही देखें, संक्षेप में आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे कितने सारे लैंडस्लाइड आ गए हैं। और ये जो पूरी की पूरी एक तरीके के साथ में अव्यवस्था जो पूरे उत्तराखंड राज्य में कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो विशेष तौर पर जो पहाड़ों में हुई है, हमारा अपना ये मानना है कि इसमें सबसे बड़ी दोषी तो स्वयं सरकार ही है। और जब स्वयं सरकार के जो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे चारधाम ऑल वेदर की हमने बात करी, ऐसे करके हमको मैं याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व, 2.5-3 वर्ष पूर्व, जो सिलक्यारा का जो टनल का जो घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर प्रॉपर डीपीआर ही नहीं बनी, और किस तरीके के साथ में आपने, चाहे वो सरकार की एजेंसीज हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, तो चाहे वो चारधाम ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो सिलक्यारा हो,
और होता क्या है अंकित की देखा देखी, देखिए सब कुछ देखा देखी है। तो आप बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं, आप सरकार से हैं। जब मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप ही को उल्लंघन करते हुए देखता हूं, जब मैं आप ही को देखता हूं कि आप बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है वही आप नदी के किनारे बना रहे हैं, तो मेरी मानसिकता ये होती है कि मैं भी अगर 5 मंजिल का 6 मंजिल का अगर होटल बना दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, या मैं जो है अपनी जमा पूंजी लगा करके मकान बना दूंगा, जो हमें धराली में देखने को मिला। तो जो पूरा एनफोर्समेंट है वो पूर्णतः जो है नदारद है। तो जब इस परिदृश्य में ये कंस्ट्रक्शन जो है, जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। आपके सवाल को अगर मैं उसको सारांश में बोलूं तो मैं आपने यही आपने कहूंगा। 86 दिन बोला, मात्र 180 दिन का टारगेट होता है चारधाम यात्रा को उत्तराखंड में चलाने का। यानी कि पिछली बार के आंकड़े लगाए तो मात्र 94 दिन चली यात्रा। उन 94 दिनों में भी कई बार ऐसा हुआ कि उसको ऐसे, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसको ऐसे नहीं देख सकते हम। असल में अगर हम एक धाम, उदाहरण के तौर पर केदारनाथ धाम 175 दिन चला, ठीक है, बद्रीनाथ धाम 210 दिन चला, तो अगर हम सारे धामों को अगर ऐसे करके टोटल कर लेंगे तो वो, और उसमें हेमकुंड साहिब भी हैं जहाँ पर यात्रा कम दिन चलती है, तो ये फिर भी 700-800 आएगा। तो लेकिन उन 800 दिवसों में, तो ये आपने अच्छा सवाल किया, 800-900 दिवस में 86 रोज ऐसे हैं जहां पर एक भी, यानी 10% दिन हम कह सकते हैं ऐसे रहे हैं जहां पर एक भी श्रद्धालु नहीं पहुंच पाया। हमने जैसा कहा कि 67 डेज ऐसे थे जहां पर मात्र 1 से लेकर के 500 तक श्रद्धालु आए थे, और 80 दिवस ऐसे थे जहां पर मात्र 501 से लेकर के 1000 आए थे। तो ये जो चारधाम यात्रा बाधित हो रही है, अब एक और बड़ा गंभीर सवाल इसके साथ में ये उठता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए करना क्या चाहिए। तो कम से कम हमारी जो अपनी सोच हमें बताती है, या जो हम कम से कम महसूस करते हैं, क्योंकि सरकार का पूरा और सिस्टम का जो पूरा ध्येय है, विशेष तौर पर मैं अगर सरकार के और नेताओं की बात करूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूं, उनका पूरा ध्येय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी पर लगता है कि चारधाम यात्रा को एक रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया जाए। आपने आपने कहा, आपने भी शायद विकिपीडिया किया होगा, वहां से ये आंकड़े उठाए होंगे, या फिर सरकार वाकई में आपको कुछ एक अलग सा एक एक्सेस दे रखा है जहां पर से आंकड़ों का जो पूरा डिटेल्ड है वो अनूप नौटियाल जी के पास आ जाता है, फिर वो उसका खुलासा नहीं, कर वो देते हैं। ऐसा वो गलत है। कोई विकिपीडिया में आपको जो हमारी रिपोर्ट है, तो ये सरकार क्यों नहीं कलेक्ट नहीं, कर तो पा रही है मैं सर, आपको, जब आप मैंने कर पा हमने रहे हैं? आज वही तो वाली बात बोली थी कि एक्चुअली क्या है कि सरकार तो रोज एक डेली रिपोर्ट जारी करती है। तो जो हमारी रिपोर्ट आज जारी हुई है, ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, लेकिन उसमें मेहनत हुई है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, चैट जीपीटी से वो रिपोर्ट नहीं बनी है। तो विशेष तौर पर उसका जो हमारे जो डेटा है, क्योंकि डेटा का तो आपको डेली उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो वो खैर ठीक है, वो जो भी हमने किया उसको हमने किया क्योंकि हमें लगा वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपने जो सवाल उठाया है, हमने आज प्रेस वार्ता में भी इस बात को बोला है कि जब हम एक बड़ी गैर सरकारी एक छोटी सी संस्था 2-3 लोगों में भी हम लोग जो है कि इतनी एक ऐसी रिपोर्ट ला पा रहे हैं, तो जो पूरी सरकार और जो पूरा सिस्टम है, इतना बड़ा जो व्यवस्था है, वो ऐसी रिपोर्ट्स क्यों नहीं लाती है, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है कि वो क्या ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। इन रिपोर्ट्स की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब डेटा के आधार पर बात होगी, तो देखिए पूरा जो सिस्टम है, जब हम उसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे के साथ में जब हम चलाएंगे, डेटा बेस्ड गवर्नेंस की बात हम करते हैं, अब तो एक बड़ा क्लीशे हो चुका है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल जैसे कहते हैं। तो जो पूरी डेटा बेस्ड गवर्नेंस हो, डेटा के आधार पर निर्णय हो, ये मैक्सिमम रिकॉर्ड बनाने की बजाय मैक्सिमम सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान हो, कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर यात्रा संचालित हो, तभी जो है चीजें बेहतर। सिक्योरिटी, उत्तराखंड, आपने भी खुद थोड़ी देर पहले बोला था कि आपदाओं का ऐसा दौर है उत्तराखंड में कि आपस में भाई भाई बहन लगते हैं। फिर से आपदा आएंगे, उसके बाद तो आपदा को ऊपर से एलपीजी का भी नाम ले लेंगे कि भाई ऊपर गैस नहीं पहुंच रही है, होटल में जो हमारे यात्री हैं वो भूखे रहेंगे, इसलिए ऊपर की जो यात्रा है उसको बाधित कर देंगे। इसको सारा का सारा कहीं पता चल रहा है इस बार गैस के उसमें। फिर 2026 में आप आएंगे और फिर बोलेंगे कि यार पिछले साल क्या रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यात्रा को इस तरीके से संचालित किया जाता तो शायद कुछ अच्छा सा मिलता। सर, ये जो लगातार 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 नए नए फैक्ट्स आ रहे हैं मगर इसमें काम करने में कुछ नहीं, उन विषय पर क्या बोलेंगे? क्या वाकई में इस बार की जो यात्रा है वो अच्छी होने वाली है या फिर कुछ और होने वाला है? क्योंकि आपने पिछले कई सालों से फैक्ट्स जुटाए हैं, फैक्ट्स के आधार पर थोड़ा तो आपको अंदाजा होगा कि इस बार की यात्रा कैसे रहने वाली है। 26 की यात्रा के चूंकि कपाट खुलने के समस्त दिवस घोषित हो ही चुके हैं, तो चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और उसके अलावा हेमकुंड साहिब की भी तिथि आ चुकी है। तो जब हम 23, 24, 25 से तुलना कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं, और बड़ा आसान है, ये हम देख रहे हैं इस बात को कि इस साल की जो चारधाम यात्रा है पिछले वर्षों की तुलना में उसका जो शुरुआती दौर है वो पहले शुरू हो रही है।
उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई भी धाम ले लें आप, तो हम ये कयास लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी डिपेंड करता है कि यात्रा बंद कब होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इस साल यात्रा जल्दी शुरू हो रही है, शुरुआती दौर में ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष जो है ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। अब चूंकि अनुमान हम इस बात का लगा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में हमारे सामने हमें अनुमान नहीं लगाना है, हमें इस बात का भी मालूम है कि जो जो आपदाओं का ग्राफ है वो उत्तराखंड राज्य में बड़ा है। हमारे सामने अभी 86 दिन का भी आंकड़ा हमारे सामने आया है। और एक और बात अंकित, ये भी बड़ी व्यवहारिक है कि ऐसा नहीं है कि 86 दिन तक कोई श्रद्धालु नहीं आ पाया और अगले दिन एकदम चीज़ें जो है वो पटरी पर लौट आई। उसको पटरी पर लौटने में भी बहुत समय लगता है। तो हमारा जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो क्लाइमेट प्रूफ कैसे हो, वो डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है जब तक गंभीरता के साथ में काम नहीं होगा, ये उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये तो बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक लाइन में इस बात को बोलें तो हम ये कह सकते हैं, और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को लाखों लोग जो है उत्तराखंड राज्य में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव उत्तराखंड राज्य का रहा है, कि इस आंकड़ेबाजी के पर्यटन की सोच से जो है बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस आंकड़ेबाजी की पर्यटन कि भाई हमने रिकॉर्ड बना दिया, तो जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, इस पर बदलाव नहीं आएगा, तब तक जो चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मगर इस बार की यात्रा बहुत नज़दीक है, मात्र 1 महीना, और 1 महीने में हम किस तरीके की स्थितियां देखने वाले हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में तैयारियां भले ही शुरू हो चुके हैं, कुंभ का भी आगाज जरूर किया गया है। क्या कुंभ की वजह से यात्रा इस बार बाधित होने वाली है, या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की वजह से इस बार बाधित होने वाली है, या फिर वाकई में इस बार कुछ और नया जुमला होने वाला है उत्तराखंड की यात्रा, चारधाम यात्रा को लेकर? क्या इन सारी बातों पर होने वाला, तब तक के लिए बने रहे लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।